गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज नेशनलिज्म इन इंडिया। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमने एट्थ क्लास में भी हमने जो है नेशनलिज्म के बारे में पढ़ा है कि किस तरीके से हमें जो है इंडिपेंडेंस मिली। 1857 से पहले बेटा, जब ईस्ट इंडिया कंपनी जो है यहाँ पर 17वीं सेंचुरी में यहाँ पर आती है और वो यहाँ पर सिर्फ बिजनेस करने के पर्पस से आती है इंडिया में, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने क्या करना स्टार्ट कर दिया, हमारे भारत पर कंट्रोल करना स्टार्ट कर देते हैं वो। तो 1857 में एक बहुत बड़ा रिवॉल्ट होता है जो भारत के कई सारे हिस्सों में अलग अलग जगह पर होता है। कई सारे कारणों की वजह से वो इतना सक्सेसफुल नहीं हो पाता। ये सब हमने 8th क्लास में पढ़ा है। तो बेसिकली इस चैप्टर में 1857 के बाद जो हुआ, आप सभी बच्चे जानते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी की बजाय अब जो है इंग्लैंड का जो है डायरेक्ट कंट्रोल हो जाता है, यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट जो होती है स्टार्टेड डायरेक्ट रूल ओवर इंडिया। ठीक है। एंड आफ्टर 1857 देयर वाज द फॉर्मेशन ऑफ वेरियस पॉलिटिकल एंड रिलीजियस नेशनलिस्ट पार्टीज अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। जैसे कि मूवमेंट स्टार्ट होने लग जाती हैं 1857 के बाद। तो हमने आज 10th क्लास में जो हमारी जो बेसिकली दो मेन मूवमेंट्स जो हमने उसके बारे में पढ़ना है, दैट इज द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। इन्हीं दो मूवमेंट्स के बारे में आज हमारा जो 10th का चैप्टर है वो पूरा इसी के इर्द गिर्द जो है घूमता है, इन्हीं दो मूवमेंट्स को लेकर। तो आज हम इस चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है बेटे। तो देखिए, जब नेशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है? लव फॉर कंट्री, लॉयल्टी टुवर्ड्स नेशन। ये जब हमने नेशनलिज्म इन यूरोप पढ़ा था तभी भी ये बात मैंने आपको बताई थी। ठीक है ना। वहां पर भी जो है यूरोप में जब 19th सेंचुरी थी तब नेशनलिज्म की फीलिंग जो है लोगों में स्टार्ट होने लगी एज अ फोर्स, जिससे कि पॉलिटिकल चेंज हुए। और इन्हीं चेंजेस की वजह से जहां पर पहले यूरोप में डिफरेंट डायनेस्टीज थी, जैसे कि ऑटोमन एम्पायर जो था उसकी कोई फिक्स टेरिटरी नहीं थी। उस टाइम पर क्या होता था, डिफरेंट डायनेस्टीज जो होती थी वो राज करती थी। ठीक है। अब नेशन स्टेट्स इमर्ज होने लगी। तो नेशनलिज्म इन यूरोप जो है इट इज एसोसिएटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ नेशन स्टेट्स। और ये नेशन स्टेट का क्या मतलब है? नेशन स्टेट का मतलब है कंट्री विद वेल डिफाइंड बाउंड्रीज which is decided by people with similar culture, history and common identity। लेकिन ये जो नेशन स्टेट्स इमर्ज हुई, जो बाउंड्री बनी, ये किस वजह से बन पाई बेटे? ये उन सभी जो भी लोग उस बाउंड्रीज में रहते थे उनके अपने सिंबल्स, आइकन्स, अपने सॉन्ग्स, आइडियाज, ये सभी जो थे जिसकी वजह से न्यू लिंक्स डेवलप हुए और उन्होंने रिडिफाइन करा द बाउंड्रीज ऑफ कम्युनिटीज। ठीक है। लेकिन बट आफ्टर बिकमिंग नेशन स्टेट्स, ये जो यूरोपियन कंट्रीज थी ये इंपेरियलिस्ट पावर बन गई। मतलब अब इन्होंने ये कोशिश करने लगे, दे ट्राई टू सब्जुगेट अदर कंट्रीज। सब्जुगेट मतलब उनको अपने अंडर करना, उनके ऊपर कंट्रोल करना। ठीक है। उन्होंने दे ट्राई टू सब्जुगेट अदर कंट्रीज इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली एंड दे मेक देम दीज कंट्रीज एज कॉलोनीज। कॉलोनीज बनाना इन एम्पायरलिस्टिक पावर ने जो है स्टार्ट कर दिया। ठीक है। ये जो नेशन स्टेट्स यूरोप में बनी, ये जो यूरोपियन कंट्रीज नेशन स्टेट बनकर इमर्ज हुई, दे स्टार्टेड मेकिंग कॉलोनीज। ठीक है। सब्जुगेट करने लग गई है दूसरी कंट्रीज को। तो इन इंडिया एंड एज इन वियतनाम एंड मैनी अदर कॉलोनीज द ग्रोथ ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म इज इंटीमेटली कनेक्टेड टू द एंटी कॉलोनियल मूवमेंट। तो इन कॉलोनीज में जो नेशनलिज्म की बात कही गई, तो नेशनलिज्म का मतलब ये है इनके हिसाब से कि हमें जो है एंटी कॉलोनियल मूवमेंट स्टार्ट करनी है। मतलब कि इन लोगों ने जो इम्पेरियलिस्टिक पावर है, इन्होंने जो है हमारे देशों पर कब्जा कर लिया है, उनसे हमें आजाद कराना है। तो इसके लिए उन्होंने जो है एंटी कॉलोनियल मूवमेंट्स स्टार्ट करी। ठीक है।
कि ये जो अंग्रेज जो है हमारे पे राज कर रहे हैं, वियतनाम में भी ऐसा ही हुआ था, सिमिलरली इंडिया में भी ऐसा हुआ कि ये जो अंग्रेजों ने हमारे पे राज किया और हमारा एक्सप्लॉयटेशन करा, तब ये सारे जितने भी इंडियंस थे वो सब इकट्ठे होकर इन ब्रिटिशर्स के खिलाफ उन्होंने जो है रेवोल्यूशन करी, मूवमेंट्स करी, तभी हमें जो है इतनी कीमती इंडिपेंडेंस मिली है बेटा। ठीक है, महात्मा गांधी जी ने जो है दे ट्राई टू यूनाइट डिफरेंट ग्रुप्स कल्चर के लोग होते थे उस ग्रुप्स में विद इन वन मूवमेंट टू गेट इंडिपेंडेंस। तो ये पीपल जो है, मतलब ये जो लाइन लिखे है, पीपल बिगेन डिस्कवरिंग देयर यूनिटी इन द प्रोसेस ऑफ देयर स्ट्रगल विद कॉलोनियलिज्म, कि मतलब डिफरेंट कल्चर ग्रुप्स होते थे इंडिया में, तो उनको जो है जब एक ही इंपेरियलिस्टिक पावर के अगेंस्ट जब उन्होंने वॉइस रेज करी, जब उन्होंने दे स्टार्टेड मोबिलाइजिंग अगेंस्ट दैट पावर, तो उनमें क्या हो गया, यूनिटी हो गई। ठीक है, वो यूनिटी उन्हीं के अंदर से डिस्कवर होने लग गई एंड दे स्टार्टेड स्ट्रगलिंग अगेंस्ट कलोनियलिज्म। ठीक है, इसलिए इसको जो है एंटी कलोनियल मूवमेंट कहा गया है। ठीक है, तो अब मैं आपको लेके चलती हूँ 1919 में। सबसे पहले आपको ये सभी को पता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ 1914 से स्टार्ट हुआ, 1919 तक चला, 18 तक चला बेसिकली। तो जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ जो कि 1914 से लेकर 1918 तक हुआ, इसमें क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स ने ये सभी को एंटी एक्सिस पावर्स और एलाइड पावर्स के बारे में सभी बच्चे जानते हैं। तो जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने भी जो है उसमें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट करा हुआ था। तो उसकी वजह से क्योंकि हम उनके कॉलोनी थे, तो हमारे ऊपर भी वार का जो है प्रभाव होना था, जो कि 1914 से लेकर 1918 तक चली, उसका इम्पैक्ट हमारे देश पर भी पड़ना था। तो वार क्रिएटेड अ न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन। ठीक है ना, कि वार की वजह से हमारे देश में एक न्यू इकोनॉमिक अर्थ अर्थव्यवस्था में जो है काफी प्रभाव पड़ा और हमारी राजनीतिक सिचुएशन पर भी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा। अब ये किस तरीके से पड़ा, देखिए बेटे ये क्वेश्चन आता भी है एग्जाम में, कई बार पूछा गया है, 3 मार्क्स का भी पूछा जाता है, 5 मार्क्स में के फॉर्म में भी आ सकता है। तो एक तो देखिए, जब क्योंकि ब्रिटिशर्स ने जो है हम पे राज कर रहे थे और उन्होंने जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट कर रहा था, तो हमारा जो है डिफेंस का एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो गया, क्योंकि वो सारा का सारा खर्चा जो है डिफेंस पे करने लगे, और जिसके लिए वो क्या करते थे, लोन लेते थे। अब जब लोन ले रहे हैं तो लोन की पेमेंट भी तो करनी पड़ेगी, तो इसके लिए वो क्या करने लग गए, टैक्सेस बढ़ाने लग गए। ठीक है, कस्टम ड्यूटीज को रेज किया जाने लगा, इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस हो गया, प्राइजेस जो है 1913 से लेकर 1918 तक एक तरीके से डबल हो गए थे। ठीक है, और पॉलिटिकली भी क्या होने लगा, विलेजेस को जो है ना, दे वर कॉल्ड अपॉन टू सप्लाई सोल्जर्स, मतलब फोर्स रिक्रूटमेंट होने लग गई कि जवानों को, जो नौजवान थे, जो यंग ब्लड के लोग थे, यंग पीपल थे, उनको फोर्सफुली जो है उसमें आर्मीज में जो है दाखिल किया जाने लगा कि आप भाई सोल्जर्स बनो। ठीक है, उसी टाइम पर बेटा क्या हुआ, 1918-19 में और 20-21 में जो है क्रॉप्स फेल्ड हो गई, उससे क्या हुआ, खाने की कमी हो गई और इन्फ्लुएंजा भी फैल गया। मतलब ये सारी सिचुएशंस इमर्ज हुई ड्यू टू दी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एग्जाम्स में कई बार पूछा जाता है, ये आपको बिल्कुल रेडी करना है कि वार क्रिएटेड अ न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन, हाउ इट क्रिएटेड। तो ये सारे आपको पॉइंट्स उसमें एक्सप्लेन करने हैं। अब महात्मा गांधी जी जो थे, आप सभी को पता है कि उस टाइम पर 1915 से पहले वो साउथ अफ्रीका गए हुए थे और वहां पर उन्होंने नस्ल भेद को लेकर काले गोरों के ऊपर काफी जो है वहां पर उन्होंने जंग लड़ी, मूवमेंट स्टार्ट करी और वहां पर सत्याग्रह करा। अब भारत में वो 1915 पर आते हैं और वो यहाँ पर भी जो है सत्याग्रह को जो है ऑर्गेनाइज करते हैं। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन बनता है कि व्हाट डू मीन बाय सत्याग्रह, 3 नंबर का ये क्वेश्चन आ सकता है। तो द आइडिया ऑफ सत्याग्रह, it is said of passive resistance that it is the weapon of the weak, but the power which is the subject of this article
कैन बी यूज्ड ओनली बाय द स्ट्रॉन्ग। देखिए यहां पर हम उसको पैसिव रेसिस्टेंस का खिताब दे रहे हैं सत्याग्रह को, आइडिया को, बट एक्चुअली में ये जो है ये वीक का हथियार नहीं है। ये कहा गया है कि भाई ये जो कमजोर लोगों का है ना उसका हथियार होता है सत्याग्रह। लेकिन एक्चुअली में सत्याग्रह जो है एक ताकतवर व्यक्ति ही अडॉप्ट कर सकता है। सत्याग्रह कहता क्या है, मतलब ये इसके अकॉर्डिंग सत्याग्रह का मतलब क्या है, मतलब इसमें क्या कहना चाहते हैं हम। सत्याग्रह कोई एक फिजिकल फोर्स नहीं है। यानी आप ये सोचिए कि महात्मा गांधी जी कहते थे अगर किसी ने आपके एक गाल पर थप्पड़ मारा तो आप दूसरा गाल आगे कर दीजिए। यानी आपने जो है पैसिव रेसिस्टेंस करना है, आपने बदला नहीं लेना है। तो सत्याग्रह तो कौन अपना सकता है, कोई वीक व्यक्ति नहीं अपना सकता। एक्चुअली में एक स्ट्रॉन्ग व्यक्ति जो होगा वो ही सत्याग्रह को अडॉप्ट करेगा। ठीक है। इट सजेस्टेड दैट इफ द कॉज वाज ट्रू, अगर किसी कारण के लिए जिसपे आप सत्याग्रह कर रहे हो, कोई मूवमेंट स्टार्ट कर रहे हो अगेंस्ट द एक्सप्लॉइटर, अगर वो सच्चा है, इफ द स्ट्रगल वाज अगेंस्ट इनजस्टिस, अगर आप इनजस्टिस के अगेंस्ट जो है आवाज उठा रहे हो, तो फिजिकल फोर्स वाज नॉट नेसेसरी टू फाइट द ऑप्रेसर। तो जो आपको दबा रहा है, जो आपको एक्सप्लॉइट कर रहा है, वहां पर आपको फिजिकल फोर्स की जरूरत नहीं है। ठीक है, मतलब विदाउट सीकिंग बीइंग एग्रेसिव, बिना एग्रेसिव हुए, बिना गुस्सा हुए, एक सत्याग्रही जो है कुड विन द बैटल थ्रू नॉन वायलेंस। नॉन वायलेंस के थ्रू, अहिंसा के थ्रू जो है वो अपनी बैटल को जीत सकता है। एंड दिस कुड बी डन बाय अपीलिंग टू द कंसाइंस ऑफ द ऑप्रेसर। यानी कि जो व्यक्ति जिसके ऊपर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है वो अपनी बात रखे। अगर कोई आपको एक्सप्लॉइट कर रहा है, आपको सप्रेस कर रहा है आपकी बातों को, और आपको लग रहा है कि आप बिल्कुल इनजस्टिस के खिलाफ लड़ रहे हो, आप बिल्कुल सच्चे हो, तो आपने नॉन वायलेंस नहीं करना। आपने जो ऑप्रेसर है, जो आपको दबा रहा है, जो आपको तंग कर रहा है, उसकी अंतरात्मा को जगाना है, बदला लेकर नहीं। नॉन वायलेंस से आपने उसको जगाना है, मतलब आप उसको अंदर से झंझोड़िए कि उसको लगे कि हाँ मैं तो बहुत गलत कर रहा हूँ। इसीलिए सत्याग्रह को कहा गया है कि ये कोई फिजिकल फोर्स आपने अप्लाई नहीं करनी अपने ऑप्रेसर के अगेंस्ट। आपने जो है शांति से उसको जो है बताना है कि वो गलत कर रहा है, ही इज डूइंग रॉन्ग। ठीक है। तो महात्मा गांधी जी जब 1915 में भारत में आते हैं तो वो जो है 3 सत्याग्रह मूवमेंट्स जो है अलग अलग प्लेसेस पे ऑर्गेनाइज करते हैं। मैप में भी ये आ सकता है क्वेश्चन और आपको पता भी होना चाहिए। तो 3 अलग अलग जगह पर जहां पर उन्होंने सत्याग्रह मूवमेंट्स ऑर्गेनाइज करी, वो देखिए। सबसे पहले जो है उन्होंने बिहार में करी थी 1916 में। खेड़ा में यहाँ पे गलती से लिखा गया 1916 नहीं है बेटा, यहाँ पर 1917 है, 1917 है। इट इज जस्ट बाय मिस्टेक। इसको हम करेक्ट कर लेते हैं, एक मिनट। बस बेटा 2 मिनट लगेगी, लेट्स करेक्ट इट। हाँ, खेड़ा में जो है 1917 में हुआ था, ना कि 1916 में। तो 1916 में जब बिहार में सत्याग्रह करा, उन्होंने सत्याग्रह मूवमेंट करी चंपारण में, बिहार में गए जब वो, तो एक्चुअली में वहां पर क्या हो रहा था बेटे, वहां पर जो पीजेंट्स हैं उनके ऊपर प्लांटेशन वालों को नील की खेती के लिए, इंडिगो उगाने के लिए प्रेशराइज किया जा रहा था। और इंडिगो उगाने से जो है उनका पूरा जो खेत है वो खराब हो जाता था, वो दोबारा फसल नहीं उगा पाते थे, जिस वजह से वो इसके अगेंस्ट थे। ठीक है, कि मतलब वो स्ट्रगल कर रहे थे अगेंस्ट द ऑप्रेसिव प्लांटेशन सिस्टम। लेकिन ब्रिटिशर्स कंपेल कर रहे थे वहां के पीजेंट्स को कि हाँ भाई आप इंडिगो उगाओ। तो इस वजह से महात्मा गांधी जी जो हैं उन्होंने 1916 में चंपारण, जो कि बिहार में है, वहां पर सत्याग्रह मूवमेंट करी। इसके बाद जो महात्मा गांधी जी जो है खेड़ा डिस्ट्रिक्ट गए थे। अब खेड़ा डिस्ट्रिक्ट जो है कहाँ की है बेटे, गुजरात में है।
यहां पर क्या हुआ बेटा, फॉर रिलैक्सिंग रेवेन्यू डिमांड। अब हुआ क्या था बेटा, जब वो खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात में गए तो वहां पर एक तो क्रॉप फेलियर हो गया था, फसल नष्ट हो गई थी, और प्लेग फैल गया था, जिस वजह से जो पीजेंट्स थे वो रेवेन्यू पे करने में बहुत सक्षम नहीं थे, मतलब दे वर नॉट कैपेबल टू पे द रेवेन्यू। बट गवर्नमेंट जो थी वो डिमांड करी थी कि हमें तो रेवेन्यू चाहिए। तो इसके लिए महात्मा गांधी जी जो ने तो है यहाँ पर भी सत्याग्रह मूवमेंट ऑर्गेनाइज करी फॉर रिलैक्सिंग रेवेन्यू डिमांड ऑफ गवर्नमेंट, कि भाई इसमें जो रेवेन्यू आप मांग रहे हो उसको थोड़ा रिलैक्स किया जाना चाहिए। एंड थर्ड सत्याग्रह मूवमेंट जो की गई वो अहमदाबाद में की गई 1918 में। देखिए 16, 17 एंड देन 18 कॉटन मिल वर्कर्स के लिए करी उन्होंने, अगेंस्ट मिल ओनर्स, जो कि मिल ओनर्स जो थे वो वर्कर्स को वेजेस अच्छी कम देते थे, तो वर्कर्स जो थे वो चाहते थे कि उनकी वेजेस को जो है राइज किया जाए, हाई किया जाए। तो इसके लिए भी महात्मा गांधी जी ने जो है सत्याग्रह मूवमेंट ऑर्गेनाइज करी अगेंस्ट मिल ओनर्स। तो ये आपने अच्छे से लर्न करना है। आइडिया ऑफ सत्याग्रह के बाद बेटा क्या होता है, 1919 में ही, अब जब ये सत्याग्रह मूवमेंट हो रही है तो जो ब्रिटिशर्स हैं उनकी जो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल है, इट गेव द गवर्नमेंट एनॉर्मियस पावर टू रिप्रेस पॉलिटिकल एक्टिविटीज, कि ये जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज हो रही हैं इनको रिप्रेस करने के लिए इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने जो है गवर्नमेंट को अधिकार दे दिया और उन्होंने रॉलेट एक्ट पास कर दिया। इस एक्ट के तहत क्या था बेटे, कि जो भी एक क्रांतिकारी हैं, जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, आप इनको डिटेन करते हैं, मतलब कर सकते हैं, आप इनको जेल में डाल सकते हैं और आपको जो है 2 साल तक कोई उनको किसी भी कोर्ट में पेश करने की या किसी जज के आगे पेश करने की कोई जरूरत नहीं है, मतलब आप ये बताने का भी कोई वो नहीं है नीड कि आपने उनको क्यों गिरफ्तार किया है। तो ये रॉलेट एक्ट कितना गलत था, क्योंकि महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह मूवमेंट स्टार्ट करी अलग अलग एरियाज में, तो इस वजह से ब्रिटिशर्स ने जो है अब क्या करा, गवर्नमेंट को इनॉर्मियस पावर दे दी कि आप इन ये जितनी भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज हो रही हैं आप इनको सप्रेस कर दीजिए, इनको रिप्रेस कर दीजिए। ठीक है, अब महात्मा गांधी जी जो थे उन्होंने फिर से रैलीज ऑर्गेनाइज करी सिटीज में। क्यों? क्योंकि वो उन्होंने डिसाइड कर लिया कि अब हम ये जो ये रॉलेट एक्ट पास करा 1919 में, इसके अगेंस्ट भी हम सत्याग्रह करेंगे। तो रैलीज ऑर्गेनाइज हुई अलग अलग सिटीज में, वर्कर स्ट्राइक में चले गए, रेलवे वर्कशॉप के शॉप्स को बंद कर दिया गया, टैक्स होने लगे बैंक्स, पोस्ट ऑफिसेज, रेलवे स्टेशन में। अब जब इतना उड़दंग मचाने लगे लोग अगेंस्ट द रॉलेट एक्ट, तो ब्रिटिशर्स भी चुप नहीं रहते, तो क्या हुआ बेटे, मार्शल लॉ को लगा दिया गया। मार्शल लॉ उस टाइम पर जो थे ना, जनरल डायर जो थे वो थे, डायर जनरल जो थे वो, उनका कंट्रोल था भारत में, तो उनके टाइम पर जो है मार्शल लॉ जो है इम्पोज कर दिया जाता है। तो मार्शल लॉ क्या होता है बेटे, कि कोई भी 3 या 4 व्यक्ति जो है इकट्ठे होकर बात नहीं कर सकते, या कोई आप सभा नहीं ऑर्गेनाइज करा सकते, मतलब आप ऐसा कुछ भी एक्टिविटी नहीं कर सकते। ठीक है, यानी आप देखिए सबसे पहले 1919 में रॉलेट एक्ट पास होता है, और रॉलेट एक्ट पास होने के बाद जो है महात्मा गांधी जी जो है रॉलेट सत्याग्रह करते हैं, और 10 अप्रैल को पुलिस जो होती है अमृतसर में, दे फायर्ड अपॉन अ पीसफुल प्रोसेशन प्रोवोकिंग वाइड स्प्रेड अटैक्स ऑन बैंक्स, मतलब एक पीसफुल जो है प्रोसेशन हो रहा है और उसके वहां पर जो है फायरिंग होती है, जिस वजह से लोग जो है अटैक करते हैं बैंक्स, पोस्ट ऑफिसेज, रेलवे स्टेशन पे। अब इसको देखते हुए सरकार जो है मार्शल लॉ जो है इम्पोज कर देती है, और जनरल डायर जो है उस टाइम पर दे टुक कमांड। ठीक है, अब क्या होता है, 13 अप्रैल की बात है। 13 अप्रैल जो देखिए, 13 अप्रैल आप सभी को जानते हैं कि बैसाखी का दिन होता है, और उस टाइम पर पंजाब में जलियांवाला बाग में लोग इकट्ठा होते थे बैसाखी को मनाने के लिए, इंजॉय करते थे फेस्टिवल को। तो क्या हुआ, लोग उस दिन भी 13 अप्रैल 1919 में भी जो है बैसाखी फेयर को जो है अटेंड करने के लिए इकट्ठे हुए, और बहुत सारे लोगों को जो है ये जो गवर्नमेंट ने ये रिप्रेसिव मेजर जैसे रॉलेट एक्ट पास कर दिया था उसको प्रोटेस्ट करने के लिए भी जो है कई सारे लोग आए थे।
और बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं था कि भाई मार्शल लॉ लगा हुआ है। तो मतलब others had come to attend the annual बैसाखी फेयर एंड बहुत सारे लोगों को उनको पता ही नहीं था कि मार्शल लॉ लगा हुआ है, कि आप ऐसे इकट्ठा नहीं हो सकते। तो तब क्या हुआ, जनरल डायर जो होते हैं वो एंटर करते हैं एरिया में, सारे जो एग्जिट पॉइंट्स थे जहां से लोग भाग सकते थे उनको उन्होंने ब्लॉक कर दिया और पूरे क्राउड पे फायरिंग करना स्टार्ट कर दिया और बहुत सारे 100 की तहत में जो है लोग मर गए। ठीक है। अब ये जो रॉलेट सत्याग्रह महात्मा गांधी जी ने जो करा था, एक वाइड स्प्रेड मूवमेंट तो थी, लेकिन ये फिर भी अभी कई एरियाज तक ही लिमिटेड थी। अभी मतलब पूरे देश में जोर शोर से ये नहीं फैली थी। ठीक है। तो महात्मा गांधी जी को जो है वो ये लगा कि अगर हमें आजादी लेनी है तो हमें जो है ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट करनी होगी। मतलब ऐसी मूवमेंट जो पूरे देश में फैले। ऐसा नहीं कि कुछ सिटीज तक लिमिट रहे या कुछ टाउन्स तक लिमिट रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये तभी पॉसिबल होता है अगर हिंदू और मुसलमान जो है वो इकट्ठे हो जाएं। अगर हिंदू और मुसलमान इकट्ठे हो जाएंगे तो भारत देश के हर एरिया में जो है लोग मूवमेंट करेंगे अगेंस्ट ब्रिटिशर्स और हमें इंडिपेंडेंस जल्दी मिल जाएगी। ठीक है। अब क्या उस टाइम पर जो है उनको लग रहा था कि मैं जो है वो खिलाफत इशू को उठाऊं। अब आती है खिलाफत इशू क्या था, खिलाफत कमेटी क्या थी। तो देखिए बेटे, खिलाफत कमेटी जो थी, इट वाज फॉर्म्ड इन बॉम्बे इन मार्च 1919 बाय मोहम्मद अली एंड शौकत अली ब्रदर्स। ठीक है। ये मोहम्मद अली और शौकत अली जो थे ये भाई थे। इन्होंने जो है खिलाफत कमेटी को फॉर्म किया। अब ये खिलाफत कमेटी क्यों फॉर्म करी, क्या रीजन था इसके पीछे? एक्चुअली में जब फर्स्ट वर्ल्ड वार होती है तो आप जो एक्सिस पावर्स और एलाइड पावर्स जो हैं भाग लेती हैं, सेंट्रल पावर्स जिनको बाद में हम एक्सिस पावर के नाम से जानते हैं। तो जो सेंट्रल पावर्स थी उसमें आपको पता है ऑटोमन टर्की था, ऑटोमन एम्पायर था। तो टर्की जो बाद में बन गया टर्की, तो इसने जो है पार्टिसिपेट करा था फर्स्ट वर्ल्ड वार में। तो ये र्यूमर्स फैलने लगी क्योंकि हार हो गई थी टर्की की, कि भाई हारने के बाद हार्श पीस ट्रीटी, कि भाई बहुत सख्त जो है शांति संधि जो है थोपी गई है। ऑटोमन एम्परर जो होते हैं ना, जिनको एक खलीफा, जो मुसलमान लोग हैं इनको अपना एक स्पिरिचुअल हेड होते हैं इस्लामिक लोगों के, जिन्हें खलीफा बोलते हैं। ठीक है। मतलब पूरे भगवान मानते हैं इन्हें। तो इनको लगा, ये र्यूमर्स फैल गई, अफवाहें फैल गई कि हाँ भाई हार्श पीस ट्रीटी जो है उनके ऊपर इम्पोज कर दी है। तो इसके लिए जो है सारे मुसलमान जो है बहुत खिलाफ हो गए ब्रिटिशर्स के, और उन्होंने एक खिलाफत कमेटी ऑर्गेनाइज करी। और यहाँ पर इधर ही इस पर महात्मा गांधी जी को लगा था कि इनको जो खिलाफत इशू है उसको साथ में लेकर चले तो मुसलमान जो है वो भी हिंदुओं के साथ मिल जाएंगे और हमें इंडिपेंडेंस लेने में आसानी हो जाएगी। एक नंबर का क्वेश्चन इसमें ये आता है बेटे कि खिलाफत कमेटी किसने फॉर्म करी, कब फॉर्म हुई है। तो ये आपको लर्न करना है और कारण मैंने आपको बता दिया है कि क्यों बनाई थी। तो अब होता क्या है बेटे, कांग्रेस के जो है कैलकटा सेशन में, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैप में भी भरने को आ सकता है। तो कैलकटा सेशन होता है, वहां पर सभा होती है कांग्रेस की। तो वहां पर जो कि सितंबर 1920 में होती है, महात्मा गांधी जी जो हैं वो कन्विंस्ड करते हैं अदर लीडर्स को कि भाई हमें नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट स्टार्ट करनी चाहिए। नॉन कॉरपोरेशन मतलब ये मैं आपको आगे भी बताऊंगी, लेकिन हल्का सा बता दूं, इसमें नॉन कॉरपोरेशन से वर्ड से ही पता चल रहा है कि कॉपरेट नहीं करना। और ये नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट्स किसके साथ स्टार्ट करनी है? खिलाफत मूवमेंट के साथ। क्यों करनी है? फॉर स्वराज, अपने राज के लिए। तो कई बार कंफ्यूजन आती है कि यहाँ पर भी सितंबर 1920 में जो एक कांग्रेस सेशन होता है, यहाँ पे एक्चुअली में हुआ क्या था? यहाँ पर बस हिंदुओं और मुसलमानों के बीच में एक तरीके से मतलब इन्होंने कन्विंस करा था महात्मा गांधी जी ने मुसलमान लोगों को कि आप जो है हिंदुओं के साथ मिल जाए, यानी खिलाफत मूवमेंट को जो है नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट के साथ जोड़ दिया जाए। ये डिस्कशन हुई वहां पर। ठीक है। अब वाई नॉन कॉरपोरेशन, मैंने अभी आपको बताया था ना, नॉन कॉरपोरेशन मतलब आपने कॉपरेट नहीं करना। तो महात्मा गांधी जी ने जो 1909 में हिंद स्वराज नामक बुक लिखी थी, उसमें वो कहते हैं
कि ब्रिटिश रूल जो एस्टेब्लिश हुआ है भारत में, इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द कॉपरेशन ऑफ इंडियंस। मतलब ये जो ब्रिटिश रूल है, ये यहाँ पर कैसे एस्टेब्लिश हो पाया है? इंडियंस की कॉपरेशन की वजह से। अगर इंडियंस जो है अगर वो कॉपरेट ना करे तो क्या होगा? इंडियंस जो है अगर कॉपरेट नहीं करेंगे तो जो ब्रिटिश रूल है इंडिया में वो कलैप्स हो जाएगा, खत्म हो जाएगा 1 साल में, और हमारे देश में जो है स्वराज वापस आ जाएगी। ठीक है, तो नागपुर सेशन, अभी देखिए पिछले वाले में मैंने आपको क्या बताया था, कलकत्ता सेशन में ये डिसाइड किया गया था कि खिलाफत मूवमेंट को नॉन कॉर्पोरेशन के साथ स्टार्ट करना चाहिए, कन्विंस किया जा रहा है। और नागपुर सेशन में जो है ये कहा जाता है कि नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को अडॉप्ट कर लिया जाएगा, मतलब इसको अडॉप्ट कर लिया गया बेसिकली। ठीक है, तो नॉन कॉर्पोरेशन और खिलाफत मूवमेंट जो है जनवरी 1921 में स्टार्ट होती है। देखिए पूरी डेट्स में बहुत कंफ्यूजन है, आपने बहुत अच्छे से क्लियर कर लीजिए अपने सारे डाउट्स कि कलकत्ता सेशन में कन्विंस किया जाता है मुस्लिम्स को, और नागपुर सेशन में नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को अडॉप्ट कर लिया जाता है। और स्टार्ट कब हुआ एक्चुअली में? 1921 में, जनवरी 1921। ये अच्छे से आपको सभी बच्चों को डेट्स क्लियर होनी चाहिए। अब आता है वेरियस सोशल ग्रुप्स पार्टिसिपेटेड इन नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट विद इट्स ओन स्पेसिफिक एस्पिरेशंस। देखिए अलग अलग लोगों ने भाग लिया नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट में, लेकिन हर सोशल ग्रुप की, सोशल ग्रुप यानी सोसाइटी में एग्जिस्ट होने वाले ग्रुप्स, तो वो ग्रुप्स जो है उन्होंने जो है जो पार्टिसिपेट करा, हर उनका जो पार्टिसिपेशन के पीछे एक अपनी एस्पिरेशंस थी, अपनी नीड्स थी। हाउ, कैसे? तो सबसे पहले हम आपको टाउन्स में लेके चलते हैं, द मूवमेंट इन द टाउन्स। अब हुआ क्या? सब स्टूडेंट्स ने अपने स्कूल्स को, गवर्नमेंट कंट्रोल स्कूल्स को, कॉलेजेस को छोड़ दिया। हेडमास्टर्स और टीचर्स ने रिजाइन कर दिया। जो लॉयर्स थे, जो इंडियंस लॉयर्स थे, उन्होंने अपनी लीगल प्रैक्टिसेस को गिव अप कर दिया कि हम जो है अपनी लीगल प्रैक्टिसेस नहीं करेंगे। फॉरेन गुड्स को बायकट किया गया, लिक्वर शॉप्स को पिकेटिंग हुई। पिकेटिंग क्या होता है बेटे? पिकेटिंग इज जस्ट अ फॉर्म ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन और प्रोटेस्ट, जिसमें कि पीपल जो है ना वो शॉप्स, फैक्ट्रीज या ऑफिसेज, इनकी एंट्रेंस में जो है उसको ब्लॉक कर लेते हैं। ठीक है, इट्स जस्ट अ टाइप ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन और वे ऑफ प्रोटेस्टिंग। तो लोगों ने जो है पिकेटिंग करना स्टार्ट कर दिया। अब इससे क्या हुआ बेटा? ये नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट से इकोनॉमिक फ्रंट में भी जो है, यानी इकोनॉमिकली भी जो है ब्रिटिशर्स को काफी नुकसान हुआ। एक क्वेश्चन ये भी आता है, द इफेक्ट ऑफ नॉन कॉर्पोरेशन ऑन द इकोनॉमिक फ्रंट वर मोर ड्रामेटिक, नाटकीय रहा। ये जो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट हुई उस इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एक तरीके से ड्रामेटिक हुआ। कैसे? क्योंकि जो इंपोर्ट हुआ फॉरेन क्लॉथ का, पहले ब्रिटिशर्स ज्यादा फॉरेन क्लॉथ को इंपोर्ट करते थे, अब वो इंपोर्ट जो था वो हाफ हो गया था। जैसे आप मतलब जितना भी आप इंपोर्ट कर रहे थे पहले, आप इंग्लैंड से भारत में लाते थे सामान, अब वो सामान जो है जितना मंगाना पड़ता है उसकी नीड ही नहीं है ना, डिमांड नहीं है इतनी, लोग खरीद नहीं रहे हैं फॉरेन कपड़े को, तो नेचुरली इंपोर्ट करके करेंगे क्या? इसलिए इंपोर्ट जो है, इंपोर्ट यानी दूसरे देश से, एक देश से सामान खरीदना और अपने देश में लाना। तो इंपोर्ट जो था फॉरेन क्लॉथ का वो हाफ हो गया था, जो कि मतलब जो वैल्यू जो थी वो ड्रॉप हो गई थी फ्रॉम 102 करोड़ टू 57 करोड़। ठीक है, और बड़ी सारी जगह पर जो मर्चेंट्स और ट्रेडर्स थे, दे रिफ्यूज टू ट्रेड इन फॉरेन गुड्स। ठीक, कि मतलब हम फॉरेन गुड्स में जो है डील ही नहीं करेंगे। So as the boycott movement spread and people began discarding importing clothes and wearing only Indian ones, प्रोडक्शन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल मिल्स एंड हैंडलूम्स वेंट अप। इस वजह से ये फायदा हुआ बेटे कि हमारा जो प्रोडक्शन मिल्स थी, उनका जो प्रोडक्शन है, इंडियन टेक्सटाइल मिल्स जो थी उनका जो प्रोडक्शन है वो रेज हो गया। अब ये मूवमेंट तो बड़े जोर शोर से स्टार्ट हुई, देखिए कितना कुछ हो गया, बच्चों ने स्कूल छोड़ दिए, टीचर्स ने रिजाइन कर दिया, लॉयर्स ने अपनी लीगल प्रैक्टिसेस को गिव अप कर दिया।
बट ये मूवमेंट जो है सिटीज में ये ग्रेजुअली स्लो हो जाती है। ऐसा क्या कारण रहा कि ग्रेजुअली स्लो हो गई? फॉर वेराइटी ऑफ रीजंस, बहुत कारणों की वजह से। जैसे कि पहला मैंने देखिए, अब लोग फॉरेन कपड़ा नहीं पहनेंगे तो क्या पहनेंगे? हमारे देश में तो खादी बनता था, लेकिन सब खादी जो था, क्योंकि आप देखिए हाथ से आप कात के बनाएंगे कपड़ा, सूत कात कर, तो वो नेचुरली उसमें टाइम कंज्यूमिंग होगा प्रोसेस, और वो एक्सपेंसिव भी होगा क्योंकि आपके उसमें मेहनत लगी है, तो वो कपड़ा महंगा भी होगा। मशीनों में तो एक ही बार में बड़े सारे कपड़े बन जाते हैं, तो वो सस्ते होते हैं। तो खादी क्लॉथ जो था वो एक्सपेंसिव था, जिस वजह से जो मास प्रोड्यूस मिल्क क्लॉथ थे या पुअर पीपल थे, वो उसको अफोर्ड ही नहीं कर पाते थे। ठीक है ना, कि मतलब उनके पास इतना एक्सपेंसिव पड़ता था खादी क्लॉथ कि उनको लोग जो थे वो खरीद ही नहीं पाते थे। तो उन्होंने कब तक वो फिर नहीं खरीदते, एक टाइम पर तो उनको कपड़ा चाहिए ही ना, इसलिए वो फिर वो मूव कर गए फॉरेन कपड़े की तरफ। ठीक है। और दूसरा कारण जो था वो ये था कि इंडियन इंस्टीट्यूशन लेड टू बी सेटअप सो दैट दे कुड बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ ब्रिटिश वंस। मतलब ये कहा गया था कि जब बच्चों ने स्कूल छोड़े थे या कॉलेजेस छोड़े थे, ये कहा गया था कि भाई इंडियन इंस्टीट्यूशंस, ब्रिटिश कंट्रोल इंस्टीट्यूशंस नहीं, इंडियन भारतीय इंस्टीट्यूशंस बनाए जाएंगे, स्कूल्स बनाए जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब ऐसा नहीं हुआ तो बच्चे कब तक घर में रहते? इसीलिए वो दे जॉइंट, स्टूडेंट्स एंड टीचर्स जो थे, they went back to government schools, lawyers joined back work in the government courts। ठीक है। अब ये तो हो गई टाउन की बात। अब हम जरा कंट्री साइड की बात भी कर लें, थोड़े आसपास के इलाके, गांव वाले इलाके, ग्रामीण क्षेत्र जो है उनके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि वहां पर किस तरीके से नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट होती है। द रेबिलियन इन द कंट्री साइड। देखिए सबसे पहले हम जो है पीजेंट्स की बात करते हैं, अवध के पीजेंट्स की बात करते हैं। इन अवध पीजेंट्स वर लेड बाय बाबा रामचंद्र। बाबा रामचंद्र जी जो थे वो कौन थे? एक्चुअली में वो एक सन्यासी थे, who had earlier been to Fiji as an indentured labor। indentured labor मतलब यहाँ अब देखिए ब्रिटिशर्स की कॉलोनी सिर्फ भारत तो थी नहीं, और भी बहुत सारे जगह पर उन्होंने अपनी कॉलोनियां बना रखी थी। तो जब जहां पर लेबर की जरूरत होती है, तो ये जहां पर पॉपुलेशन ज्यादा है वहां से लोगों को उठाकर एज अ लेबर दूसरे देशों में ले जाते थे। तो जो ये बाबा रामचंद्र थे जी जो थे, ये भी जो थे एक इंडेंचर्ड लेबर रह चुके थे, इसलिए इनको ऐसा कहा गया है। ठीक है। मतलब कि हु हैड अर्लियर बीन टू फिजी एज एन इंडेंचर्ड लेबरर। अब क्या हुआ बेटा, इन पीजेंट्स ने किस तरीके से नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को लिया, कैसे उन्होंने इसको इंटरप्रेट करा? महात्मा गांधी जी ने कभी नहीं कहा कि नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट का मतलब ये है कि भाई रेवेन्यू में रिडक्शन हो जाए, बेगार एबोलिश हो जाए। हाँ ये ठीक है, ये गलत प्रैक्टिसेस होती थी गांव वाले एरियाज में, ये सब तो बंद होना ही चाहिए। लेकिन इन लोगों ने किस तरीके से, इन पीजेंट्स ने किस तरीके से सत्याग्रह, ये नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को जो है इंटरप्रेट करा, कैसे अपने बातों में उन्होंने लिया इसको। उसमें क्या है कि पीजेंट मूवमेंट जो है, दे डिमांडेड कि भाई रेवेन्यू में रिडक्शन हो जाना चाहिए, कि हम इतना सारा रेवेन्यू इन ताल्लुकदारों को दे रहे हैं, लैंडलॉर्ड्स को दे रहे हैं, तो ये बहुत ज्यादा है, तो इसमें जो है रिडक्शन होनी चाहिए। और उन पीजेंट्स को जो है बेगार भी करनी पड़ती थी। बेगार का मतलब क्या है कि आपने काम तो ले लिया, लेकिन उसके बदले में आपने उस व्यक्ति को पैसे नहीं दिए। दिस इज नोन एज बेगार लेबर दैट विलेजर्स वर फोर्स्ड टू कंट्रीब्यूट विदाउट एनी पेमेंट, या आपको जो है पेमेंट नहीं की जाएगी। तो इन जो पीजेंट्स थे उनको बेगार करनी पड़ती थी विदाउट पेमेंट। तो और उन जो टेनेंट्स थे उनके पास जो है कोई सिक्योरिटी नहीं थी, टेन्योर की, अपनी लैंड की कोई सिक्योरिटी नहीं थी। बेशक से उनके पास लैंड नहीं है, तो वो उस लैंड पे खेती बाड़ी तो कर रहे हैं, ठीक है ना, लीज लैंड है बेशक से, लेकिन उनके पास उस टेन्योर पे कोई सिक्योरिटी नहीं थी। और इसी वजह से जो पीजेंट मूवमेंट जो है, दे डिमांडेड रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू, एबोलिशन ऑफ बेगार एंड
सोशल बाइकॉट ऑफ ऑप्रेसिव लैंडलॉर्ड्स, मतलब सोशली बाइकआउट करना है लैंडलॉर्ड्स ताल्लुकदारों के अगेंस्ट। कैसे? नाई धोबी बंद कर दो। नाई धोबी मतलब ये बाल काटते थे इन लैंडलॉर्ड्स के या इनके कपड़े धोते थे, तो ये सेवाएं बंद कर दो, सोशली उन्हें बाइकआउट कर दो। और इनकी जो मूवमेंट थी जो पीजेंट्स की, उसको लेड किसने किया? कौन इनके लीडर थे? बाबा रामचंद्र जी। ठीक है, बाबा रामचंद्र। ठीक है, अब क्या हुआ बेटा, इसमें एक इंसिडेंट और होता है कि जब कंट्री साइड में इतना रेबिलियन हो रहा है, तो जवाहरलाल नेहरू जी जो हैं वो अवध के विलेजेस में जाते हैं, विलेजर से बात करते हैं और उनके दुख को समझने की कोशिश करते हैं। और जून 1920 में वो जाते हैं वहां पर, और अक्टूबर तक वो जो है औध किसान सभा उसको सेटअप कर लिया जाता है, जिसमें कि जवाहरलाल नेहरू और बाबा रामचंद्र जी और बड़े सारे और लोग थे जो कि उस सभा में भाग लेते हैं। तो विद इन द मंथ इसकी जो औध किसान सभा की जो है 300 ब्रांचेस जो है उस रीजन के विलेजेस में सेटअप हो जाती हैं। तो जब नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट जो होता है बिगेन होता है, स्टार्ट होता है, तो जो कांग्रेस थी उसका मेन एफर्ट ये था कि जो अवध पीजेंट की जो ये स्ट्रगल है, जो ये ताल्लुकदारों और लैंडलॉर्ड के अगेंस्ट कर रहे हैं, इसको जो है इंटीग्रेट कर दिया जाए। मतलब ये एफर्ट जो था कांग्रेस का वाज टू इंटीग्रेट द अवध पीजेंट स्ट्रगल इनटू द वाइडर स्ट्रगल। ठीक है, कि मतलब उसको जो है नॉन कॉर्पोरेशन के साथ जोड़ दिया जाए, वाइडली स्प्रेड किया जाए वाइडर एरिया में। तो द पीजेंट मूवमेंट हाउएवर डेवलप्ड टू फोर्सेस दैट द कांग्रेस लीडरशिप वाज अनहैप्पी विद। इसमें क्या है बेटे कि अब पीजेंट मूवमेंट जो है वो स्टार्ट होती है, और जो जवाहरलाल नेहरू जी जो है वो कहते हैं कि ये जो अवध के पीजेंट जो स्ट्रगल कर रहे हैं इसको जो है नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट के साथ जोड़ दिया जाए। लेकिन क्या हुआ, इन पीजेंट्स ने क्या कर दिया, इन्होंने जो है इन ताल्लुकदारों के और मर्चेंट्स के घरों पर अटैक कर दिया, बाजारों को लूटना स्टार्ट कर दिया, और जो भी उनके गोडाउन्स थे वहां से ग्रेन्स को चुराना स्टार्ट कर दिया, चोरी करने लग गए ये लोग। और गांधी जी जो है दे हैड डिक्लेयर्ड दैट नो टैक्सेस वर टू पे एंड लैंड वाज टू बी रीडिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पुअर। इन्होंने अपने आप ही कह दिया पीजेंट्स, मैंने अभी आपको बताया ना कि महात्मा गांधी जी जो है उन्होंने कभी नहीं कहा कि भाई टैक्सेस पे नहीं करने, या आप लैंडलॉर्ड्स की लैंड को ले लीजिए क्योंकि आप लैंडलेस लेबर हो तो ये बांट लो आपस में लैंड, ऐसा कभी नहीं कहा। लेकिन पीजेंट्स ने किस तरीके से नॉन कॉर्पोरेशन की धारणा को समझा, कैसे इंटरप्रेट करा, उनके हिसाब से ये है कि नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट जो है वो ये कहती है कि हमें जो है रेवेन्यू को देना ही नहीं है, हमें जो है ग्रेन्स को लूट लेना है इन ताल्लुकदारों से, और लैंड को जो है रीडिस्ट्रीब्यूट कर लेना है आपस में। ठीक है, अब आते हैं ट्राइबल पीपल पे कि किस तरीके से स्वराज के आइडिया को ट्राइबल पीपल्स ने जो कि जंगलों में रहते थे उन्होंने इंटरप्रेट किया। यहाँ पर हम आपको आंध्र प्रदेश की गुदेम की पहाड़ियों में ले जाते हैं। तो गुदेम हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश, वहां पर मिलिटेंट गुरेला मूवमेंट स्प्रेड होती है। अब व्हाट इज गुरेला मूवमेंट? गुरेला मूवमेंट मतलब कि कोई एक कॉन्टिन्यूटी में आप कोई मूवमेंट नहीं कर रहे, आप छुटपुट कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं। जैसे कभी आप बम फेंक देते हैं, या आप कभी ब्रिटिशर्स का पैसा लूट लेते हैं, कभी तोड़फोड़ कर देते हैं, मतलब आप एक कॉन्टिन्यूसली में आप ब्रिटिशर्स को तंग नहीं कर रहे हैं, इसकी बजाय आप छुटपुट जो है उन्हें परेशान कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ गुडेम की पहाड़ियों में, देखिए जब ब्रिटिशर्स हमारे देश में आते हैं तो उन्होंने क्या करा था, सारे ट्राइबल पीपल्स को जो है फॉरेस्ट से बाहर निकाल दिया था। ट्राइबल पीपल्स का तो पूरा कंट्रोल होता था फॉरेस्ट में, वो तो ये अपने घर, जो फॉरेस्ट है उसको ही अपना घर मानते थे। तो जब कॉलोनियल गवर्नमेंट ने क्लोज कर दिया सारा फॉरेस्ट एरिया एंड दे प्रिवेंटिंग पीपल फ्रॉम एंटरिंग द फॉरेस्ट टू ग्रेज देयर कैटल, मतलब वो अपने जानवर भी नहीं चरा सकते, आप वहां पर फ्यूल वुड लकड़ी भी नहीं बीन सकते, अपने घर का चूल्हा जलाने के लिए फ्रूट्स नहीं ले सकते जिससे कि आपकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है, तो आपको गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? तो इसीलिए इन ट्राइबल पीपल्स को ब्रिटिशर्स पे बहुत गुस्सा आने लगा। और जब गवर्नमेंट
उनको फोर्सली करने लगी कि तुम बेगार करो, मतलब तुम्हें कुछ पेमेंट नहीं होगी, आप फिर भी रोड बनाओ। तो इन लोगों ने रिवॉल्ट करा। तो गुडेम रिबेल्स अटैक्ड पुलिस स्टेशंस, they attempted to kill British officers and carried on guerrilla warfare for achieving स्वराज। जैसे बेटे पीजेंट्स में जो है उनको जो है उनके जो नेता थे वो हमने बताया था, मैंने आपको बाबा रामचंद्र। उसी तरीके से यहाँ पर भी एक इंटरेस्टिंग एक फिगर के बारे में आपको बताऊंगी, एक व्यक्ति के बारे में जिनका नाम था अल्लूरी सीताराम राजू, जिन्होंने इन ट्राइबल पीपल्स को काफी सपोर्ट किया। वो ये कहते थे कि उनके पास स्पेशल पावर्स है। पहले मैं थोड़ा सा अल्लूरी सीताराम राजू के बारे में बताना चाहूंगी कि वो कहते थे कि उनके पास कुछ स्पेशल पावर्स हैं भाई। वो तो एस्ट्रोलॉजिकल प्रिडिक्शंस भी करते थे, हील कर सकते थे लोगों को, उनके दुख दर्दों को दूर कर सकते थे। एंड उनको मतलब कि उनके ऊपर अगर गोली भी चला दो तो वो जिंदा रहते थे, कुड सर्वाइव इवन बुलेट शॉट्स। ठीक है, तो कैप्टिवेटेड बाय राजू, जो ये रेबल्स थे, जो ये मिलिटेंट अटैक करते थे, गोरिल्ला मूवमेंट्स करते थे, गोरिल्ला अटैक, मिलिटेंट गोरिल्ला अटैक्स, ये कहते थे कि ये जो राजू जो है, ये अल्लूरी सीताराम राजू जो है, ये एक अवतार है, इनकारनेशन ऑफ गॉड है। ठीक है, तो राजू जो सीताराम अल्लूरी राजू जो थे, ये गांधी जी से बहुत इंस्पायर हुए थे, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट से। और इनको खादी वेयर करने में भी बहुत अच्छा लगता था, लोगों को परसुएड भी करते थे कि भाई आप ड्रिंकिंग ना करें, खादी पहने। बट महात्मा गांधी जी का जो ये नॉन वायलेंस का तरीका था उसको बिल्कुल ये सपोर्ट नहीं करते थे। ठीक है, तो जो गुडेम के रेबेल्स जो है उन्होंने अटैक किया पुलिस स्टेशन में, यहीं से दिख रहा है ना, आप अगर नॉन कॉर्पोरेशन को सपोर्ट करो तो आप नॉन वायलेंस को भी सपोर्ट करो। नॉन कॉर्पोरेशन का जो ये नॉन वायलेंस का जो आइडिया था महात्मा गांधी था, उसको ये सपोर्ट नहीं करते थे। एंड ये जो मिलिटेंट गोरिल्ला मूवमेंट्स जो हुई उसमें यहाँ पर जो रिबेल्स थे, दे अटैक पुलिस स्टेशन, दे आल्सो अटेम्प्टेड टू किल ब्रिटिश ऑफिशियल्स एंड कैरिड ऑन गुरिल्ला वारफेयर फॉर अचीविंग स्वराज। यहाँ पर आपने देखा कि किस तरीके से ट्राइबल पीपल ने जो है स्वराज की अवधारणा को क्या समझा, मतलब क्या उनके हिसाब से था स्वराज है क्या बेसिकली। अब आते हैं हम प्लांटेशन में चले जाते हैं कि प्लांटेशन में जो है वर्कर्स, प्लांटेशन वर्कर्स जो है वो कैसे रिएक्ट करते हैं नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को। तो अब असम की ओर जाते हैं। अभी हम गुडेम की पहाड़ियों में घूम रहे थे जो कि आंध्र प्रदेश में थी, अब हम असम की ओर जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो प्लांटेशन वर्कर्स थे असम में, उनके हिसाब से फ्रीडम का मतलब ये था कि दे राइट टू मूव फ्रीली इन एंड आउट ऑफ द कन्फाइंड स्पेस इन विच दे वर इनक्लोज्ड, कि भाई जो उन्हें बंद कर रखा है उससे उनको आजादी मिल जाएगी, ये मतलब है नॉन कॉर्पोरेशन का या स्वराज का। ठीक है, कि वो यहाँ पर क्या था बेटे, एक जो प्लांटेशन वर्कर्स थे ना, यहाँ पर एक इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट लागू था 1859 में, जो बना था, कानून जो बना था। इसके तहत क्या था, जो प्लांटेशन वर्कर्स थे कि वो टी गार्डन्स को छोड़कर अपने घर नहीं जा सकते विदाउट परमिशन, और उनको परमिशन भी नहीं दी जाती थी। मतलब एक तरफ तो आप उनको कह रहे हैं कि विदाउट परमिशन दे कांट लीव द टी गार्डन्स, और आप उन्हें परमिशन भी नहीं देते, तो नेचुरली वो फेडअप तो हो ही रखे थे। तो जब स्वराज की धारणा आई, जब स्वराज की बातें होने लगी, तो इनको लगा कि भाई हम जो है फ्री है, अब हम अपने घर जा सकते हैं। ठीक है ना। तो व्हेन दे हर्ड ऑफ द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, थाउजेंड्स ऑफ वर्कर्स डिफाइड द अथॉरिटीज, लेफ्ट द प्लांटेशन। मतलब जो प्लांटेशन वाला एरिया था, मतलब जो ये बाग थे, इनको इन्होंने दे छोड़ दिया और अपने घर की तरफ हो लिए। लेकिन उनको लग रहा था कि गांधी राज आ गया, अब हम अपने घर जा सकते हैं। लेकिन रास्ते में ही जो है पुलिस ने जो है इन लोगों को पकड़ लिया और बहुत ब्रूटली जो है मारा, और इनको दोबारा से इन्हीं प्लांटेशन पर ले गए कि आप ऐसे नहीं जा सकते। ठीक है, तो अब महात्मा गांधी जी ने देखा कि अलग अलग एरियाज में एक तो इतना इन ठीक है पार्टिसिपेशन हुआ, देश के अलग अलग कोनों में हुआ, लेकिन नॉन वायलेंस नहीं अडॉप्ट हो रहा, वायलेंस तो हो ही रहा है ना। और एक और ऐसा इंसिडेंट हो जाता है जहां पर पूरा ही इतना वायलेंस हो जाता है, इतने सारे लोग मर जाते हैं, 22 पुलिस वाले मर जाते हैं। तो वो क्या इंसिडेंट था बेटा, चोरी चोरा। अब ये जो है पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे थे लोग अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, ये सारा नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट ही चल रहा है, पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं लोग। लेकिन चोरा चोरी जो कि गोरखपुर में है, यूपी में, तो वहां पर क्या होता है, पुलिस जो है इस पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन पर फायरिंग करती है।
ठीक है। अब फायरिंग करती है तो ये लोगों ने क्या करा, इन लोगों ने पुलिस स्टेशन को जला दिया, जिस वजह से 22 पुलिस वाले जो हैं जिंदा जल जाते हैं। तो जब महात्मा गांधी जी ने जब ये इसके इंसिडेंट के बारे में सुना, तो महात्मा गांधी जी ने जो है दे कॉल्ड अ हॉल्ट टू द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट इन 1922। जनवरी 1921 में इट वाज स्टार्टेड, और 1922 में ये जो है इसको ऊपर रोक लगा दी जाती है। महात्मा गांधी जी जो है इसको रोक देते हैं, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को। तो यहाँ तक आप सभी बच्चों को मैंने इस वीडियो में बताया है, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट तक। तो ये चैप्टर आपको जो है आई होप कि समझ में आया होगा। अभी भी यहाँ तक नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट तक अगर आपको कोई डाउट है या आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर पूछिएगा। ठीक है बेटा, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में जो है, नेक्स्ट वीडियो में हम जो है सिविल डिसोबीडियंस के बारे में पढ़ाएंगे कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है क्यों स्टार्ट होती है, क्या कारण रहते हैं, कब स्टार्ट होती है, क्या लिमिटेशंस थी सिविल डिसोबीडियंस में। ओके, थैंक यू बेटा।